चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्त, हम लोग आज अध्ययन किया जाए व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि से पहला प्रश्न तो हमें यह जानना है कि व्यंजन संधि कब होगी। तो व्यंजन संधि 3 चरणों में होती है। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन मिल जाए और संधि का दूसरा वर्ण भी यदि व्यंजन मिल जाए तो यह दोनों क्या होता है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। जैसे हम बात करते हैं कि जगत धननाथ, तो संधि का पहला वर्ण आपको बताया गया कि ये क्या है, जब किसी व्यंजन में हलंत लगा होता है तो वह क्या माना जाता है, आधा, और व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत वाला होता है। बाद में क्या है, ना। तो यदि ता के बाद यदि ना आता है तो ता का परिवर्तन किसमें, ना में हो जाता है। तो इसलिए यहां ता का परिवर्तन ना में, ता आधा इसलिए ना भी आधा होगा और अंत में नाथ को लिख देंगे। इसके पहले जग लिखा जाए, इसलिए नया शब्द जो बनेगा वह जगन्नाथ शब्द के नाम से जाना जाएगा। तो हम अभी इतना बताना चाहते हैं कि व्यंजन संधि कब कब होगी। एक बार प्रश्न पूछा गया कि व्यंजन संधि किन किन चरणों में होगी, तो पहला ऑप्शन आप बनाएंगे कि व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि होगी, यह आपने आपको दिखा दिया। दूसरा चरण यह होता है कि यदि संधि का पहला वर्ण स्वर हो और दूसरा वर्ण व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं आ के बाद दूसरा शब्द अगर रखा जाए छादन, तो आ के बाद यदि व्यंजन लाया जाता है तो क्या परिवर्तन होगा। जैसे आ एक स्वर है और छा शब्द यहां जो है यह एक व्यंजन है। आ एक स्वर है, छा एक व्यंजन है। यदि स्वर के बाद कोई व्यंजन आता है तो भी व्यंजन संधि कहलाता है। तो यदि आ के बाद छा हो, छा से पहले कोई स्वर हो तो छा से पहले चा जुड़ जाता है और आ में कोई परिवर्तन नहीं होता और छादन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए नया शब्द जो बनता है आधन छादन बराबर आच्छादन के नाम से जाना जाएगा। तो यदि पहले कंडीशन आप जान लीजिए कि यदि स्वर के बाद व्यंजन को हम लाते हैं तो भी यह संधि व्यंजन संधि के नाम से जानी जाएगी। और तीसरा चरण यह होता है कि यदि व्यंजन के बाद स्वर लाया जाए तो क्या होगा। पहले हम लाते हैं व्यंजन को और व्यंजन के बाद फिर लाया जाए स्वर को। जैसे हम लिखते हैं वाक, वाक के बाद लिखते हैं ईश। तो यहां व्यंजन है, बाद में स्वर है, तो का के बाद यदि स्वर आता है तो का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण गा में बड़ी की मात्रा, इसलिए गी लगा देंगे। और सा में कोई अंतर नहीं है इसलिए सा को लिख देंगे और इसके पहले लिखा जाएगा वा, क्योंकि वाक में से का परिवर्तन गा में हुआ, इसलिए नया शब्द जो बनेगा वह वागीस के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि व्यंजन संधि कब होगी। तो आप बताएंगे जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि, यदि सबसे पहले स्वर आ जाए, स्वर के बाद व्यंजन संधि आती है तो भी व्यंजन आवे तो भी व्यंजन संधि होती है, यदि व्यंजन के बाद स्वर लाया जाए तो भी व्यंजन संधि होगी। यानी तीनों चरणों में आपकी व्यंजन संधि होती है। तो कुल मिला के हमें इतना जानना है कि व्यंजन संधि का मतलब है कि दोनों वर्णों में से यदि कोई वर्ण व्यंजन होता है वह व्यंजन संधि के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से अब हमने यह जाना, लेकिन अब हमको इनके नियमों की चर्चाएं करना है कि वह नियम कैसे आएगा। जैसे अब पहला नियम यह कहता है कि संधि का पहला वर्ण का, चा, टा, ता या पा में से कोई वर्ण हो। और यहां तिरछी रेखा लगी है, ये हलंत की, यानी व्यंजन हमेशा क्या होते हैं, आधे होते हैं। तो संधि का पहला वर्ण या तो वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण कोई भी आ जाए और संधि का दूसरा वर्ण या तो कोई स्वर आवे और या तो किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, अथवा अंतस्थ में से कोई वर्ण, अंतस्थ मतलब होता है या, रा, ला और वा, अगर इनमें से कोई वर्ण आ जाता है
तो का बदलेगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण। तो का परिवर्तन होता है गा में, चा का परिवर्तन जा में, टा का परिवर्तन डा में, ता का परिवर्तन दा में और पा का परिवर्तन बा में हो जाएगा। फिर से आप जानिए कि संधि का पहला वर्ण यदि का, चा, टा, ता, पा यानी वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण कोई हो और संधि का दूसरा वर्ण या तो कोई स्वर मिल जाए या किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा। तो वर्गीय व्यंजन का मतलब जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग 5 वर्ग होते हैं। जैसे हम का वर्ग के वर्णों को यहां ऊपर लिखते हैं तो का वर्ग में जैसे आता है का, खा, गा, घा और अंगा। इसमें कह रहा है या तो गा आया हो या तो घा आया हो, या तो तीसरा वर्ण आवे और चाहे चौथा वर्ण। इसी प्रकार से आपसे चा वर्ग में जा, झा आ जाए। इस प्रकार से वर्गीय व्यंजन का या तो तीसरा या चौथा वर्ण आए। अगर वह भी नहीं आता है तो अंतस्थ मतलब 11 लावा में से कोई वर्ण आना चाहिए। यदि वह आ जाता है तो ये जो वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण है अर्थात का बदलेगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण। का तीसरा वर्ग होता है का, खा, गा। तो का परिवर्तन गा में, चा आया होगा तो चा बदलेगा जा में, टा बदलेगा डा में, ता बदलेगा दा में और पा बदलेगा बा में। इस प्रकार से अब जैसे हम शब्दों को सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास शब्द आता है दिक, धन, गज। जैसे हम लिखते हैं दिक, दिक के बाद हमारे पास शब्द आया गज। तो यदि संधि का पहला वर्ण क्या मिला हमको का और गज में से हमको क्या मिल गया ग। तो का के बाद यदि किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण आता है तो का परिवर्तन किस में हो जाता है गा में। लेकिन का आधा है इसलिए गा भी आधा होगा। लेकिन इस गज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए गज को हम पूरा लिखेंगे। इसकी पहले हम लिखेंगे दिक था, का परिवर्तन गा में हो गया इसलिए अंत में पहले बचेगा दी, इसलिए पहले लिखा जाएगा दी। अब ये आधा गा है तो आधा गा लिखा जाएगा और गज शब्द जोड़ देंगे तो यह नया शब्द बनेगा दिग्गज। इसलिए आपका यह नया शब्द जो बनता है वह दिग्गज के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से दूसरा शब्द हम लेते हैं, वह दूसरा शब्द है कि अच, धन, अंत। अब हम दूसरे शब्द को लेते हैं चा वाला कि संधि का पहला वर्ण क्या हो चा हो। तो यहां हमने ले लिया चा। उसके बाद दूसरा वर्ण क्या होना चाहिए अंत आया। तो या तो कोई चा के बाद या तो कोई स्वर आवे तो स्वर यहां क्या मिल गया आ मिल गया। तो यदि चा के बाद कोई स्वर आता है तो चा का परिवर्तन जा में हो जाता है। अब चा आधा था जा भी आधा होगा लेकिन बाद में स्वर है इसलिए यह जा पूरा हो जाएगा, यहां हलंत नहीं लगेगा। इसके पहले हम लिखेंगे आ, छोटा आ लिखेंगे क्योंकि चा में अच में से चा निकल गया तो बचा क्या चा और अंत में बचता है ये आम निकल गया अंत से तो आधा ना और ता, इसलिए अच, धन, अंत बराबर यह नया शब्द बनेगा वह क्या हो जाएगा अजंत के नाम से जाना जाएगा। तो चा का परिवर्तन किसमें हो गया जा में हो गया। तो का को जाना चा को दाना। अब क्या है तीसरा वर्ण क्या आता है टा। तो संधि का पहला वर्ण क्या होना चाहिए टा होना चाहिए और संधि का दूसरा वर्ण कोई भी हो सकता है या तो स्वर हो या किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा अथवा अंतस्थ। तो जैसे हम लिखते हैं सट और दूसरा शब्द लिखते हैं आनंद। तो सट में से हमने लिया टा को, सट में से हमने लिया टा को और आनंद से ले लिया आ को। तो यदि टा के बाद कोई स्वर आ जाता है तो टा का परिवर्तन किसमें हो जाता है डा में और यहां बड़ा को जोड़ देंगे इसलिए क्या बन जाएगा डा हो जाएगा। इसलिए इसके पहले लिखा जाए सट तो टा का परिवर्तन किसमें होना था डा में हो गया। यहां स्वर था इसलिए यहां मात्रा लग गई, यहां बड़ा की मात्रा डा हो गया। सट था, सट में से जब टा निकल गया तो बचेगा शा
और अंत में आनन से आ निकल गया तो बचेगा ना और ना, नन हो जाएगा। इसलिए शा और डा और नन बराबर क्या हो जाता है, ये नया शब्द जो होगा वह सडानन शब्द के नाम से जाना जाएगा। तो सट धन आनन बराबर हो जाता है सडानन। इसलिए आपसे पूछा जाए कि टा के बाद अगर डा आता है, टा के बाद यदि कोई स्वर आता है या किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा वर्ण अथवा अंतस्थ में से कोई वर्ण आवे तो टा का परिवर्तन डा में हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरे नियम को मैं देखना चाहता हूं कि यदि तीसरा का चौथा वर्ण होगा ये ता के बाद अब आना चाहिए ता, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सत और दूसरा नाम लिखा जाए, दूसरा शब्द लिख देंगे गति। तो यहां जब हम सत धन गति, तो यदि ता के बाद सबसे पहले आया ता और ता के बाद किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण आ गया, तो अब ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण दा में, और ता आधा था इसलिए दा भी आधा होगा। इसलिए इसके पहले लिखा जाएगा सा, और सा में हलंत नहीं लगेगा क्योंकि सा पूर्ण वर्ण है। गति में भी कोई वर्ण परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए नया शब्द जो लिखा जाएगा वह सत धन गति बराबर नया शब्द बनेगा सदगति। तो हमने ता के नियम को भी जान लिया, लेकिन अगला शब्द हमारे पास आता है कि यदि पा वाला देखते हैं कि जैसे अप धन ज, तो पा के बाद यदि किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण मिल गया, क्योंकि चा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, चा छा जा, तो पा के बाद यदि जा आया किसी वर्गीय व्यंजन का तो पा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, बा में। पा फा बा, पा का तीसरा वर्ण होता है बा में। इसकी लेकिन बा कैसे होगा, आधा, इसके पहले लिखा जाएगा आ, तो अप था, अप में से पा का बा हो गया, और जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए दोनों को जोड़ा जाएगा, ये नया शब्द बन जाएगा, अब्ज के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अभी हमने जाना कुछ शब्दों को। एक शब्द यहां और बच रहा है, उत्धन वेग बराबर क्या होगा, तो उत्धन वेग बराबर नया शब्द जो बनेगा कि यदि ता के बाद यदि वा आता है तो क्या होगा। अब अंतस्थ मतलब होता है यारा लावा, तो ता के बाद यदि क्या मिल गया, अंतस्थ आ गया, वा आ गया, तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, दा में, और इसके पहले लिखा जाएगा छोटा उ, उत में से ता का दा हो गया तो बचेगा छोटा उ, और ये वेग है, गलती सॉरी, ये क्या होना चाहिए, वेग। तो इस प्रकार से उत धन वेग बराबर, तो यहां वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए उत धन वेग बराबर क्या हो जाता है, उद्वेग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जाना उत धन वेग। कुछ शब्दों को और भी हम देख लेते हैं, जैसे एक शब्द खूब आता है प्राक धन ऐतिहासिक, प्राक धन ऐतिहासिक। तो यदि का के बाद कोई स्वर आ जाता है, क्या मिल गया, ऐ, तो का का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, गा में, और यहां आए की मात्रा है लगा देंगे क्या, गए। इसके पहले लिखा जाए प्राक और प्राक में लगा दिया जाए हलन, तो प्राक में का परिवर्तन गा में हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, का यहां से लोप हो जाएगा। ऐतिहासिक में से अय निकल गया तो बचेगा तिहासिक। तो इस प्रकार से नया शब्द जो बनेगा तो वह प्रा, यहां शब्द क्या है, गा, गा में मात्रा कौन सी लगी है, ऐ की, और तिहासिक शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए नया शब्द जो बनेगा वह प्रागैतिहासिक के नाम से जाना जाएगा। इसको एक बार फिर से जान लिया जाए। संधि का पहला वर्ण का हो, का के बाद क्या मिल गया, स्वर मिल गया, का के बाद स्वर, तो का परिवर्तन किसमें होगा, गा में। आए की मात्रा इसलिए क्या लगा देंगे, गा पर आए की मात्रा हो जाए। प्राक में से का निकल गया तो बचा क्या, प्रा। ऐतिहासिक से ऐ निकल गया तो तिहासिक बचेगा, इसलिए जब सारे शब्दों को जोड़ा, प्रा गा पर ऐ की मात्रा और तिहासिक को जोड़ेंगे, यह शब्द बन जाएगा प्रागैतिहासिक।
तो आपने अभी जाना व्यंजन संधि में एक नियम। अब हम दूसरे नियम को लेकर चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? संधि का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा में से कोई वर्ण हो और संधि का दूसरा वर्ण या तो ना आया हो और या तो मा आया हो, तो का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में हो जाएगा। तो का परिवर्तन अंगा में, चा का परिवर्तन इया में, टा का परिवर्तन अड़ा में, ता का परिवर्तन ना में और पा का परिवर्तन मा में हो जाता है। तो इसको हम कैसे जानेंगे? तो फिर से जानिए, संधि का पहला वर्ण वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण कोई हो जाए। फिर से आप जान लीजिए कि संधि का पहला वर्ण वर्गीय व्यंजन का पहला, यानी का, चा, टा, ता, पा में से कोई वर्ण हो और दूसरा वर्ण या तो ना हो या तो मा हो, तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा? का परिवर्तन अंगा में, चा का परिवर्तन इया में, टा बदलेगा अड़ा में, ता बदलेगा ना में और पा का परिवर्तन पांचवें वर्ण यानी मा में हो जाता है। ये वर्ग के पहले वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से अब जैसे हम बात करते हैं, यहां शब्द लिखा है कि वाक धन्यमय शब्द है, वाक धन्यमय। तो संधि का पहला वर्ण मुझे क्या मिल गया? का, और संधि का दूसरा वर्ण मिल गया मा। तो का अपने वर्ग के पांचवें वर्ण अर्थात अंगा में परिवर्तित होगा और का आधा था इसलिए अंगा भी आधा हो जाएगा। इसके पहले लिखा जाएगा वा और अंत में लिखा जाएगा मैं। इसलिए दोनों शब्दों को जब हम जोड़ेंगे तो ये का के स्थान पर यह वर्ण लिखा जाएगा अंगा और अंगा क्या हो जाएगा? हलन, और मैं शब्द लिखेंगे तो यह नया शब्द बन जाएगा वांग में। तो हमने जाना का के बाद यदि मा आता है तो का परिवर्तन मा में हो जाता है। दूसरे शब्द को देखा जाए, दूसरा शब्द यह कहता है कि जैसे दिक, धन, नाग, तो यहां पर का के बाद यदि क्या आ जाए? ना आवे या तो मा आवे, तो यहां क्या आ गया? ना। तो का बदलेगा अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में, क्या हो जाएगा? अंगा में, और का आधा इसलिए अंगा भी आधा हो जाएगा। इसके पहले लिखा जाएगा दी और अंत में लिखा जाएगा नाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? दिंग नाग। इसलिए नया शब्द जो बनेगा वह दिंग नाग के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से अगले शब्द को सिद्ध कर लिया जाए। ये सारे शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जब हम लोग आसानी से इसको समझे नहीं होते हैं तो हम जानते तो हैं, तुक्का भले मार ले जाते हैं, लेकिन तुक्का पर हमारा काम कभी कभी विफल हो जाता है और तुक्का मारने की आदत हमारी बन जाती है और हम जानते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अब संधि से कभी भी प्रश्न के नियम नहीं पूछे जाते हैं। एक उदाहरण देता है, उस उदाहरण में संधि पूछता है किस प्रकार की संधि है, और दूसरी बात यह पूछता है कि यदि इसका विच्छेद क्या होगा। जैसे प्राग ऐतिहासिक में क्या हो जाएगा? प्राग धन ऐतिहासिक। ऋग्वेद में क्या हो जाएगा? ऋग धन वेद हो जाएगा। इस प्रकार से पूछेगा इसका विच्छेद क्या होता है या इसमें संधि क्या है। दूसरा है कि रुच धनमय, क्या जाना? रुच धनमय। संधि का पहला वर्ण चा मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया? मा। तो चा का परिवर्तन किसमें होगा? इया में। इया बनेगा आधा, इसकी पहले लिखा जाएगा रू और अंत में लिखेंगे मैं। तो नया शब्द जो बनेगा वह चा ना होकर के रू के बाद बनेगा आधा इया और मैं शब्द लिखा जाएगा। इसलिए नया शब्द जो बनेगा वह ऋणमय शब्द के नाम से जाना जाएगा। अब मैं अगले शब्द को देखता हूं, खूब आसान है और यह खूब परीक्षा में आता है। जैसे आपसे पूछा जाए षट धन मुख, तो टा के बाद यदि मा आता है
तो टा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? अणा में, और टा आधा था इसलिए अणा भी आधा होगा। इसके पहले लिखा जाएगा सा और अंत में लिखेंगे हम मुख, इसलिए नया शब्द जो बनेगा वह षण्मुख शब्द के नाम से जाना जाएगा। ये आधा अणा है तो ये भी पूछा जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द और आता है सट धन मास, तो टा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? अणा में, और टा आधा है तो अणा भी आधा हो जाएगा, तो इसलिए सट धन मास बराबर क्या होता है? षण्मास होता है। अणा का भी नियम हमने जान लिया। उसके बाद अगला शब्द हम लेते हैं कि जैसे ता के बाद यदि ना आ जाए या मा आ जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे उत धन नति, तो ता के बाद यदि ना आता है तो ता का परिवर्तन ना में, और ता आधा था इसलिए ना भी आधा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे उ और नति में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए नया शब्द जो बनेगा उत धन नति बराबर यह उन्नति शब्द के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा शब्द क्या है? जगत। जगत के बाद क्या है? नाथ। तो यहां पर ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ना में, और ना में बाद वाले ना में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए जगधन नाथ बराबर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। इसी प्रकार से और भी शब्द हमारे पास आते हैं, जैसे जगत धन नियंता, तो ता के बाद यदि क्या आ जाए? ना आ जाए, ना पर छोटी मात्रा भले लेके फिर भी ना है, तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ना में, और ना होगा किसमें? आधा होगा। इसके पहले लिखा जाएगा जग और अंत में लिखा जाएगा नियंता, तो इसलिए नया शब्द जो बनेगा वह जगन नियंता बनेगा, जगत नियंता नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? जगन नियंता। और ना के पहले क्या है? छोटी की मात्रा है, और आधे जब कोई आधा वर्ण होता है छोटी के पहले तो उसको बीच में कर लिया जाता है, इसे जगत धन नियंता बराबर क्या होता है? जगन नियंता बना लिया जाता है। इस प्रकार से अगला शब्द होता है कि अपधनमय। तो अपधनमय, तो यदि पा के बाद मां आता है तो पा का परिवर्तन किसमें हो जाता है? मां में हो जाएगा। और मां कैसे होगा? आधा मां, इसके पहले लिखा जाएगा आ और अंत में लिख देंगे मैं, इसलिए नया शब्द जो बनेगा वह अम्मय शब्द के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से अब मैं तीसरे नियम की ओर चलता हूं। वह तीसरा नियम हमारा यह कहता है कि यदि संधि का पहला वर्ण मा हो और संधि का दूसरा वर्ण का से मा तक कोई वर्ण हो, तो मां का परिवर्तन जिस वर्ण के साथ मां का योग होगा उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि समधन गठन, तो मां का मेल किससे हुआ है? गा से, तो मां का परिवर्तन जो होगा गा वर्ग के पांचवें वर्ण यानी अंगा में, लेकिन वह अंगा नहीं लिखा जाएगा, वह अंगा क्या हो जाएगा? अनुस्वार के रूप में लगे। हम उच्चारण करेंगे अंगा का, लेकिन हम कैसे लगाएंगे? अनुस्वार के रूप में लगा देते हैं। इसलिए नया शब्द जो बनता है वह ऐसे बनेगा कि समधन गठन बराबर क्या हो जाएगा? तो मां का परिवर्तन गा वर्ग के पंचमाक्षर यानी अनुस्वार में हो जाएगा, और इसमें लिख देंगे संगठन। समधन गठन बराबर नया शब्द बनेगा संगठन। इसी प्रकार से दूसरे शब्द को मैं लेता हूं कि समधन घटना। समधन घटना बराबर नया शब्द बन जाता है संघटना। कैसे ये हुआ? मां के बाद यदि का खा गा घा यानी का से लेकर मां तक कोई वर्ण आ जाए तो मां का मेल घा से हुआ, घा वर्ग का पंचमाक्षर अंगा होता है। हम उच्चारण कर रहे हैं संघटना, तो सा के साथ जो आप अनुस्वार बोल रहे हैं वहां अंगा का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन लगाएंगे क्या हम? बिंदु, इसलिए समधन घटना बराबर संघटना। समधन धान बराबर नया शब्द बनता है संधान। इसी प्रकार से समधन पर्क बराबर क्या बनता है?
यह नया शब्द जो बनेगा वह संपर्क के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से एक शब्द आया, पिछली बार टेट में पूछ लिया गया कि अलम धन कार मिलाकर क्या बना दिया जाए, तो आप बता देंगे क्या हो जाएगा, अलंकार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संधि का पहला वर्ण मां हो, संधि का दूसरा वर्ण का से लेकर मां तक कोई वर्ण हो, तो मां का परिवर्तन उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में हो जाता है। तो आपको जाना, तो समधन कल्प बराबर संकल्प, समधन जय बराबर क्या होता है, संचय, समधन जय बराबर संजय, समधन घटना बराबर संघटना, समधन धान बराबर संधान, समधन पर्क बराबर संपर्क। इस प्रकार से मां के बाद का से मां तक कोई भी वर्ण आता है तो मां का परिवर्तन उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में हो जाता है। अगला नियम यह कहता है कि मां के बाद संधि का पहला वर्ण क्या हो, मां हो। मां के बाद यदि या, रा, ला, वा, शा, खा, सा, हा में से कोई वर्ण हो तो मां का परिवर्तन किसमें हो जाता है, अनुस्वार में हो जाता है। तो आपको एक चीज मैं कंफ्यूजन के लिए बता दे रहा हूं कि दूर कर लीजिए कि संधि का पहला वर्ण क्या आएगा दोस्तों, मां आएगा। लेकिन उसके बाद यदि का से लेकर के मां तक का कोई वर्ण आता है तो मां का मेल जिस वर्ग से होगा उस वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदलेगा। लगेगी बिंदी वहां भी और बिंदी यहां भी लगेगी, लेकिन यहां पर हम जिसमें उच्चारण करते हैं समधन यम बराबर संयम, यहां हम मां का उच्चारण करते हैं, लेकिन वहां जिससे इनका मेल होगा उस वर्ग का पंचमाक्षर हम उच्चारण करेंगे और लगाएंगे अनुस्वार। तो इस प्रकार से समधन यम बराबर क्या हो जाएगा, मां के बाद यारा, लावा, शाखा, साहा में से कोई वर्ण आता है तो मां का परिवर्तन किसमें हो जाता है, अनुस्वार में। जैसे समधन यम बराबर मां का बिंदी हो जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, संयम। इसी प्रकार से समधन रक्षण बराबर क्या बनता है, संरक्षण। इसी प्रकार से समधन लाप बराबर, तो कुल मिला के यहां हमको करना क्या है, मां को एक बिंदी लगा देना है और यह नया शब्द जो बनता है वह क्या हो जाएगा, संलाप। इसी प्रकार से और भी कुछ शब्दों को देख लिया जाए, जैसे समधन विधान, तो समधन विधान बराबर नया शब्द जो बनता है वह क्या बनेगा, संविधान। समधन वाद बराबर क्या हो जाएगा, संवाद, नया शब्द बनेगा संवाद। समधन वाद बराबर क्या बनेगा, संवाद। कुल मिला के इतना जानिए कि संधि का पहला वर्ण मां हुए और उसके बाद यारा, लावा, शाखा, साहा में से कोई वर्ण आ जाए तो मां को ऊपर हम बिंदी लगा देंगे और आपका वह शब्द क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से समधन सय बराबर क्या होता है, तो यह नया शब्द बन जाएगा संशय, क्योंकि यहां शाखा भी है। उसी प्रकार से समधन सार बराबर क्या होता है, संसार हो जाएगा, यह नया शब्द बनेगा संसार। इसी प्रकार से समधन हार बराबर नया शब्द बनता है संहार। तो हमने जाना कि यदि मां के बाद यारा, लावा, शाखा, शाहा में से कोई वर्ण आता है तो मां का परिवर्तन उस क्या हो जाता है, अनुस्वार में हो जाता है। समधन सारिक बराबर क्या होता है, सांसारिक हो जाता है। समधन विधान बराबर संविधान होता है। समधन वाद बराबर संवाद होता है। समधन सार बराबर संसार। समधन रक्षण बराबर संरक्षण। समधन लाभ बराबर संलाभ। अगला नियम है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर, यानी अगला हमने आपको बताया था कि संधि हम पढ़ते हैं, व्यंजन संधि कब होगी, व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, तो संधि का पहला वर्ण कोई स्वर होना चाहिए। लेकिन स्वरों में कंडीशन बता दिया कि छोटा आ या बड़ा आ स्वर नहीं होगा, उसके अलावा उसे छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और संधि का दूसरा वर्ण क्या होना चाहिए, सा हो, यानी सा को दंत सा बोलते हैं।
तो दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है, यह हमने जाना। जैसे अभिधन सेक, मैं इनको देखना चाहता हूं कि जैसे पहला शब्द हमने लिया कि अभिधन सेक, तो अभी में से हमने क्या देखा, देखिए यहां पर क्या है, भा में क्या लगा है, छोटी की मात्रा लगी है, उसके बाद तो छोटा बड़ा की मात्रा नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाए। अंत में क्या लगा है, यहां दंत सा है, तो इस सा का परिवर्तन जो है यह मूर्धन्य सा में हो जाएगा और जो मात्रा होगी वो वैसे ही लगी रह जाएगी। तो इसलिए अभिधन शेक बराबर क्या होता है, अभिषेक, नया शब्द जो बनेगा वह अभिधन शेक बराबर अभिषेक शब्द बनता है। इसी प्रकार से हम दूसरे शब्द को देखते हैं कि यदि संधि का पहला वर्ण क्या है, सा में हमने लगा दिया क्या, छोटा ऊ, तो जो मात्रा हो छोटा बड़ा नहीं है, क्या है, छोटा ऊ है, और बाद में क्या है, दंत सा है, तो इस सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है, यही हमको बनाना है। और इस सा में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो सुधन समा होता है, तो अंत में हम मां को जोड़ देंगे, नया शब्द बनता है सुषमा। एक बार फिर से इसको देख लिया जाए कि जैसे हम शब्द लिखते हैं क्या, सु, और दूसरा शब्द लिखा जाता है समा, तो सु में से अब क्या है, आपको कंडीशन बताया गया है कि स्वर हो लेकिन छोटा बड़ा ना हो, बाकी चाहे जो स्वर हो, तो यहाँ क्या है, छोटा ऊ है, और उसके बाद में क्या है, सा है, दंत सा है, तो इस सा दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा होगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो इसलिए हम सु लिख दे, और मां में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए सुधन समा बराबर क्या होता है, सुषमा बन जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले शब्द को देख लेते हैं, जैसे कि निधन सेध, तो यहां निधन सेध में भी क्या है, नी में छोटी है, बाद में क्या है, सा, तो इस सा के स्थान पर क्या हो जाता है, यह सा जो है इस सा के स्थान पर मूर्धन्य सा होगा और इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, मात्रा लगाएं ऊपर, और निधन सेध बराबर निषेध हो जाएगा। इसी प्रकार से विधन सम बराबर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। कुल मिला के सा का परिवर्तन यहाँ हुआ है, और विधन सय बराबर यह नया शब्द बनता है विषय। इस प्रकार से हमने अभी जाना कि व्यंजन संधि में अभी तक हमने 5 नियम पढ़ा है। उन 5 नियमों को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो प्रायः यहीं से प्रश्न आते हैं। बाकी आपको पढ़ना तो पूरा है, और पूरे पढ़ने के बाद ही आपको प्रश्न आते हैं, और उसमें से हमको बताना भी होता है। तो प्रश्न हम कैसे बताएंगे कि जैसे कभी परिभाषा बहुत कम पूछी जाती है, अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई शब्द दिया जाएगा और उस शब्द में से पूछा जाएगा इसमें संधि कौन सी है, स्वर है तो किस प्रकार की है, व्यंजन है तो कौन, और या तो किसी शब्द को दिया जाता है उसे विग्रह को विच्छेद करना होता है, अलग करना होता है कि इस शब्द का विच्छेद क्या होगा। तो संधि अलग करना, विच्छेद और जोड़ना संधि कहलाता है। इस प्रकार अभी हमने 5 नियम पढ़ा है। अब इनके कुछ अगले नियम कुछ और भी हैं, उनको मैं अगले लेक्चर में लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।